वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल सियासी सूरत हाल पर। आई थिंक ये कहना अब गलत नहीं होगा कि फरवरी 8 के जो इलेक्शंस हैं, जितना ज़्यादा वक्त गुजर रहा है, ये इलेक्शंस लगता है इनके इर्द गिर्द जितने भी तनाज़े हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक तरफ कोर्ट केसेस हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत तो एक तरफ, मगर अब और जमातें भी जो सवाल उठा रही थी इन इलेक्शंस को लेकर, उनकी भी आवाज़ें तेज़ होती हुई सुनाई दे रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का ही अगर जिक्र कर लें, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बहुत तनकीद की इलेक्शंस पे, और गुज़िश्ता दिनों में जो उन्होंने प्रेस टॉक की तो उन्होंने इन इंतखाबात को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि ये मुतालबा कर दिया कि नए शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए मुल्क में। उनका ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट और जो खुफिया इदारे हैं इंतखाबात से दूर रहें, कोई मुदाखलत ना करें और कौम को वोट का हक अदा करने दें। ANP की तरफ से भी ऐसी ही आवाज़ आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकायत तो कर रही है, मगर नए इलेक्शंस के लिए वो तैयार है कि नहीं, ये एक दूसरा मामला है। लग ये रहा है कि जैसे इस जमात को ज़्यादा दिलचस्पी इसमें है कि जो लीगल केसेस हैं, जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं, पहले उनका फ़ैसला आ जाए। मगर शायद ये भी एक वजह है कि JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी काफ़ी मुलाकातें भी हुई हैं, दोनों जमातों की तरफ से दिलचस्पी का भी इजहार किया गया है, मगर कोई इत्तेहाद नहीं फॉर्म हो सका। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो ये भी कहा कि इसकी वजह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है, क्योंकि कोई उनको क्लैरिटी नहीं है। अब जमात के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, कोई फ़ैसला करने वाला गालिबन नहीं है, जिसकी वजह से ये होना बहुत मुश्किल है। मगर साथ में जो एक दूसरा मामला है जहां इन जमातों के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा नज़र आता है, वो है सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। उस केस में ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन दोनों का एक जैसा मौक़िफ़ है कि जो उनके आज़ाद उम्मीदवार थे, सीट्स उनको ही मिलनी चाहिए। मगर आज जब वहाँ कामरान मुर्तज़ा साहब पेश हुए JUIFA के लिए, तो उन्होंने कहा कि उनका मौक़िफ़ वही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जिसके ऊपर उनसे सवाल भी पूछे गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है? तो कामरान मुर्तज़ा साहब थोड़ा सा हंसे और उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। मुनीब अख्तर साहब जो है, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिन उन्होंने टेलीविज़न के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो चल रही थी, और उन्होंने कहा कि आपका जो मौक़िफ़ है, यानी कि कामरान मुर्तज़ा साहब का, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। गालिबन उनका जो इशारा था वो मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ था। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि मौलाना साहब ने भी फरमाया, उनके जो इख्तलाफात हैं उनमें भी कोई कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही, वक्त के साथ साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक तरफ तो जो जमात के वो लोग जो ये पिछले मुश्किल साल में जमात के साथ रहे, जेल गए, निकले, इलेक्शंस लड़े, उनकी भी आपस में जो तलखियाँ हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कोर कमेटी से इस्तीफ़े सामने आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो लोग जमात छोड़ के गए थे, जैसे कि फवाद चौधरी साहब और अली जैदी साहब, वो भी अब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब भी हिस्सा हैं या बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो इस वक्त जमात के चेहरे हैं उनके ऊपर वो तनकीद भी कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस गुफ्तगू के लिए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, रहनुमाए जमीयत उलमा इस्लाम, और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। कामरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये अब हमें समझाएं, बहुत अहम नुक्ता है। मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। वो जब से ये इलेक्शंस हुए हैं वो बार बार इन पे तनकीद कर रहे हैं, और सर आज आप कोर्ट में पेश हुए जमात के लिए और आपने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो ECP का है, यानी कि जो आप जो सीट्स हैं, मखसूस नशिस्तें जो पहले भी आपको मिली थी, आपकी डायरेक्टली इलेक्टेड विक्ट्री से ज़्यादा जो थी, आप वो वापस चाह रहे हैं?
نہیں، اس میں دیکھیے ذرا تھوڑی سی بات پہ غور کیجیے. ایک شخص جو ہے وہ پیپر فائل نہیں کرتا ہے ایک سرٹن ڈیٹ کے لیے، اور قانون اس کو کہہ رہا ہے کہ اس ڈیٹ، وہ جو کٹ آف ڈیٹ ہے اس پہ پیپر فائل کرنے ہیں یا وہ لسٹ فائل کرنی ہے، تو نہیں کرتا. اور اس کی غلطی کا جو ہے اس کے نتیجے میں، اس غلطی کے نتیجے میں کسی اور کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو کیا جو ہے نا آپ یہ الیکشن کے حوالے سے یہ پھر تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس جو ہے نا اس چیز کا مظاہرہ کریں کہ نہیں جی، یہ جو ہے نا سیٹیں جو ہمیں آئی ہیں، ایک آدمی نے جو الیکشن لڑا ہی نہیں ہے ایک سیٹ کے اگینسٹ، وہ اس کو جانا چاہیے. تو یہ ممکن نہیں ہوگا آپ کی پالیٹکس کے اندر. یہ میں نے صرف وہ پارٹی کو نہیں ڈیفینڈ کرنا، میں نے پارٹی کے ان ورکرز کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے جہاں پہ ان کو کوئی بینیفٹ مل گیا ہے. اور اگر ملا ہے، بھلے وہ کسی کی غلطی کی وجہ سے ملا ہو، کسی کی لیگل سائڈ پہ پر سر اس نے کوئی مولانا صاحب کی گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ پارلیمنٹ کو لیجیٹمیٹ ہی نہیں سمجھ رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشنز کروائیں، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ بیٹھے جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ نہ بے شک لیجیٹمیٹ ہو بٹ ہمیں فائدہ مل رہا ہے تو ہم فائدہ لے لیں. دیکھیے پارلیمنٹ کو لیجیٹیمیٹ نہ مانتے ہوئے بھی جہاں پہ ہمارے لوگ جیتے ہیں، مولانا صاحب خود بھی جو ہے وہ پارلیمان میں آتے ہیں یا نہیں آتے، تو اس جو جگہ ہے جس کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھ رہے وہاں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہم فورم جو ہے وہ خالی چھوڑنا نہیں چاہتے. اس فورم کا خالی چھوڑنے کا نتیجہ جو ہے وہ اگر اپنا نقصان کرنا ہے تو پھر یہ نقصان کرنا، تو پھر یہ پالیٹکس کا وہ نہیں ہے کہ آپ اپنا نقصان کر کے، یعنی غلطی کسی اور نے کی ہے، کسی اور معاملے میں وہ اپنا جو نا ٹائم کے اوپر وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے، اور کردار نہ ادا کرنے کی صورت میں ہمیں کوئی سیٹیں ملی ہیں. فرض کر لیجئے کہ میں پیپر فائل کرتا اسلام آباد سے، اور اسلام آباد میں میں انپوز آ جاتا، اور اس کے نتیجے میں جو نا وہ مجھے لوگ کہیں کہ جی آپ انپوز آئے ہیں، آپ کو تو ووٹ ایک بھی نہیں ملا، زیادہ سے زیادہ جو نا ایک آپ کو کسی نے نامنیٹ کی، کسی نے پرپوز کیا اور کسی نے سیکنڈ کیا، تو آپ کے تو 2 ووٹر ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا. آپ کے پرپوزر اور سیکنڈر کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ جو ریکوائرڈ تھی مجھے یہاں پہ، وہ کٹ آف ڈیٹ تھی کہ جس کے اندر جو ہے اس الیکشن سکیم کے اندر جو ہے وہ کسی نے پیپر فائل کرنے تھے، وہ پیپر فائل نہیں ہوئے. اس کا بینیفٹ میری پارٹی کے کسی شخص کو، مرد زن کو ملا ہے، تو میں اس کو کس طرح سے چھوڑ سکتا ہوں کورٹ میں؟ بالکل ٹھیک. اچھا سر اب یہ بتائیے گا ویری کوئکلی بفور آئی موو آن ٹو ہمایوں مومند صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب یعنی کہ آپ کی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف میں مذاکرات اب کہاں تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ دیکھیے کل جو بات کی نا مولانا نے، اس میں ہوا یہ کہ کچھ دوست آ رہے تھے، اسد قیصر صاحب اور اس کے علاوہ بھی کچھ دوست آئے، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ بھی آئے جو شاید اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا نمائندہ جو ہے وہ کلیم کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا یا ہے. اب ہم کو نہیں پتا کہ وہ اپنے طور پہ آئے ہیں، لیڈرشپ نے بھجوایا ہے ان کی، تو وہ اچھا باتوں میں کچھ تضاد بھی ہے. تو اس لیے جو ہے نا کوئی یکسوئی کی بات کی گئی ہے. اگر کوئی آپ کمیٹی بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس سے بات کرنی ہے. ہر آدمی آ جائے، کامران آ جائے اور کہے کہ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے، ادھر اس کے بعد کامران صاحب کے بعد جو ہے نا آپ عارفہ آ جائے، وہ کہیں کہ جی میں جے یو آئی کے بیہاف پہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گی. تو اس طرح سے وہ بات جو ہے معاف کریے گا سر آپ کی بات یہاں ٹوک رہی ہوں، یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد قیصر صاحب کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے یا اسد قیصر صاحب کی ملاقات کے علاوہ کچھ لوگ آئے تھے اور مولانا صاحب سے بات کر کے گئے جن کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھے یا نہیں؟ جی کچھ لوگ علیحدہ بھی آئے تھے، اور مختلف جگہ پہ مختلف طرح سے جو ہے نا وہ ہماری کافی کچھ آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں پتا، مگر ایسے لوگ بھی آئے تھے جو آپ کر رہے تھے. تو وہ ہمیں وہ کنفیوژن تھا کہ اس میں سے ہم نے کس سے بات کرنی. بالکل ٹھیک. ہمایوں صاحب آپ نے سنی کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے تو کوئی اور لوگ بھی آ گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا. اینڈ اٹس کوائٹ پاسبل سر، آپ کی پارٹی میں اتنی لڑائی چل رہی ہے، اتنی لڑائی چل رہی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ ہوز ان چارج اینڈ ہوز ناٹ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو اگر اس طرح کوئی بات ہوئی ہے کہ اسد قیصر گئے ہیں اور اس کے بعد کوئی اور گیا ہے، آئی ڈونٹ نو ان واٹ کیپیسٹی کیا ہے،
تو وہ تو میری نظر میں غلط ہے. جو پارٹی نامینیشنز کرتی ہیں یا یعنی کہ آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہے اس پاسبلٹی کو کہ کوئی اور چلا گیا ہوگا. دیکھیں نا, جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کی فیس ویلیو پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے اس کی کوئی علم نہیں ہے اس واقعے کا, تو میں اس کی نہ تردید کر سکتا ہوں نہ اس کو میں ایکنالج کر سکتا ہوں کہ یہ ہوا ہے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں پریزیوم کرتا ہوں کہ یہی ہوا ہے, وہ صحیح ہوا ہے. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی ہوگا. اگر ایسا ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں اگر پارٹی مجھے نامینیٹ کرتی ہے تو مجھے ہی جا کے کرنا چاہیے. میرے بعد کوئی اور آدمی آ کے آپ سے کہہ کہ ہمایوں جو کہہ کر گیا وہ غلط کہہ کر گیا, یہ چیز ہے, دیٹ از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے, وہ ان پرنسپل ٹھیک چیز ہے. کون کنٹرول کرے گا؟ مطلب یہ تو کافی نہیں ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ میں ایگری کرتا ہوں, یہ کنٹرول بھی ہو جائے گا. اس میں چھوٹی موٹی یہ مطلب انفارچونیٹلی میری نظر میں یہ بڑا مسٹیک ہے, لیکن یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس وقت نہ عمران خان ہے نہ شاہ محمود قریشی صاحب ہے, جو کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو پہلی اس کی قیادت جو ہوتی ہے نا, جو فرسٹ ایئر قیادت ہوتی ہے, تو وہ لوگ نہیں ہیں. اس کے بعد جو باقی جو اس میں آ جاتی ہیں, ویسے تو میرے لحاظ سے اسد کیسر ابھی ان لوگوں میں ہیں جن کو آپ فرسٹ ایئر قیادت کو کہہ سکتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے پرانے ہیں, پہلے کے پی کی اسمبلی میں بھی رہ چکے ہیں, پھر ادھر بھی رہ چکے ہیں, اسپیکر بھی رہ چکے ہیں, تو ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, ان کے بڑے ہم پلہ لوگ بھی ہیں, تو وہاں پہ تھوڑے بہت اس قسم کی چیز آ سکتی ہے. تھوڑی بہت تو نہیں, بہت زیادہ ہی مطلب اتنی ہر جگہ ہوتی ہے. مولانا صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے پورے گروپ ہٹ کے چلا گیا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک بیٹا ایک کہتا ہے, باپ کہتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا, اس کو ڈفرینس آف اوپینین نہیں کے طور پہ, وہ تو فرسٹ ایئر لیڈرشپ میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس کا یہ ایڈریس ہو جاتا ہے. ہاں چونکہ آصف علی زرداری صاحب ہیں تو بیٹا خاموش ہو گیا ہے, چونکہ میاں نواز شریف صاحب ہیں تو وہ گیا. میاں نواز شریف صاحب کو ہٹاتا دیکھو پیچھے کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اس کی فکر نہ کرو. ان کے ہوتے ہوئے, ان دونوں بھائیوں کے ہوتے ہوئے آپ دیکھ لیں جاوید لطیف صاحب کیا کریں, آپ دیکھ لیں کہ باقی لوگ کیا کریں. ان کا پرائم منسٹر چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں ایک چیز امپورٹنٹ بات آ رہا ہوں, جو کامران صاحب نے بات کی, اور میں اس کی, وہ لائر ہیں اور بہت بڑے لائر ہیں. میں لائر نہیں ہوں اور مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن جو میں سن رہا ہوں میں اس کو, اور جب میں چیزوں کو سامنے رکھتا ہوں تو بات چیزیں آ جاتی. دیکھیں اس طرح ہے کہ ایک الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے کہ ہمایوں تم انڈیپینڈنٹ ہو, تمہارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے, اور یہ 13 تاریخ کو بتاتا ہے. اب 13 تاریخ کو میں نے چیزیں فائل کرنی ہے. آبویسلی آپ کو میں بتاؤں کہ نارملی اگر جب مجھے ٹکٹ ملا تھا سینٹ کا, آخری شام کو ملی تھی, مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے چیزیں نکال نکول کے ساری چیزیں سیٹ کی تھی. تو آپ کی پارٹی کی ڈس آرگنائزیشن ہے نا سر, نہیں, یہ الیکشن کمیشن نے, ہمارے پاس بالکل وہ تھی, لیکن الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, وہ اس کا کام ہے الیکشن کرانا, اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں, اس بات کے لیے وہ بنے ہیں. تو ان کی بات نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم لوگ وہ نہیں ہے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے, اس وقت جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ وہ جو ڈیسیژن لیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف بیٹ کینڈیڈیٹس کو, ان کو انڈیپینڈنٹ کس بیسس پہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس فیصلے کے تحت, کہ وہ اب سپریم کورٹ خود کہہ رہے کہ یار وہ فیصلہ ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ ان کو وہ کر لو, ہم نے صرف ان سے نشان چھینا تھا. نشان چھیننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, دے کین اسٹل اسٹے ان دا سیم پارٹی ود ڈفرنٹ ریمارکس ہیں. وی ڈونٹ نو واٹ the judgment will be. جی ناظرین, نہیں یہ ان کا موقف ہے نا, آپ سن رہی ہیں کہ کیا موقف آ رہا ہے, موقف تو اور پھر ان سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ججز کے ریمارکس اور ان کے فیصلوں میں کئی دفعہ فرق بھی ہو سکتا ہے. میں تو سوال اٹھا رہا ہوں نا, بریک لینی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک, اور پھر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. کامران صاحب, سر کمنگ بیک ٹو مولانا صاحب پریس کانفرنس, سر بہت جو یہ نئے الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے, تو سر یہ آبویسلی آپ کی جماعت میں اس پہ بھی بہت
गुफ्तगू हुई होगी इससे पहले कि मौलाना साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी, तो सर क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसके बाद शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से किसी किस्म का इत्तेहाद करना और भी मुश्किल हो गया है? क्योंकि वो तो शायद इतनी जल्दी नए इलेक्शंस ना चाहें, वो तो चाहेंगे कि यही जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर कोर्ट केसेस इनके हक में आ जाए। देखिए, दस्तूर की मंशा वैसे तो ये अब है इस कि बात मेरे सवाल के ऊपर मोहम्मद साहब सर हिला रहे हैं, तो बट वील कम बैक टू हिम आफ्टर, आप पहले जवाब दे लें सर। दस्तूर की मंशा ये है कि दस्तूर मुल्क को चोजन रिप्रेजेंटेटिव है, और रिप्रेजेंटेटिव अगर ना हो तो वो मुल्क चलाने के लिए नहीं होते। इसी जो है ये पहली शर्त है। तो लिजिटिमेसी का सवाल है, और इसमें मेरा रवैया जो है वो काफ़ी नरम रहा कि जी इलेक्शन, इससे पहले कि मौलाना साहब ने नए इलेक्शन का मुतालबा किया, मैं दरमियान में इस हद तक रहा कि जी ऑडिट करवा लीजिए, ताकि हमारी बात अगर दुरुस्त है तो वो दुरुस्त पता चल जाएगी, अगर गलत है तो गलत हो जाएगी, और उसके बाद जो है हम अपोजिशन में बैठ के आपको सपोर्ट करेंगे। मगर शायद जो है वो वज़ीर आज़म को ये बात कबूल नहीं थी, वो मुज़ाकरात की बात तो करते थे, मगर मुज़ाकरात किस बात पे होंगे, किस इशू पे होंगे, और तो हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, अदरवाइज तो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी भी अगर वो मुझे मिले तो मैं उनके साथ गले मिलूंगा, तो उसमें और तो हमारा कोई मसला नहीं है कि खुदा न खास्ता हमने एक दूसरे के बंदे नहीं मारे हुए, खुदा न खास्ता हमने किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं किया, कोई लेन देन का मसला नहीं है हमारे दरमियान। तो फिर किस बात पे हमने मुज़ाकरात करने? मुज़ाकरात तो सिर्फ यही था कि जी लिजिटिमेसी आपको है या नहीं है। तो ये वक्त है अब भी जो है ना वो इलेक्शन की, कि उससे पहले कि ये रुस्वा होके जाए। मैं ये बावजूद कि बहुत सारी हमदर्दियां मेरी नून के साथ हैं, मेरे बहुत से दोस्त वहाँ पे हैं, मगर ये मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे बात कर रहा हूँ कि उससे पहले कि वो रुसवाई आ जाए, जिस रुसवाई से फिर वापसी मुमकिन ना हो, उसमें बेहतर ये है कि ऑडिट करवा लें, या फिर उससे अगला मुतालबा मौलाना साहब का आ गया कि इलेक्शन करवाएं, वरना शायद कोई इससे भी ज्यादा रुसवाई के मामला जो है वो कल पेश। जी मोहम्मद साहब, आप सर उस वक्त मैं जब सवाल पूछ रही थी, वो शेकिंग योर हेड वेहेमेंटली जिसको कहते हैं, तो मैं इन अगेंस्ट व्हाट यू वर जी इन डिसएग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इस तरह अब अगर आप मुझसे पूछिए ना, तो पाकिस्तान को की हिस्ट्री को सामने रखते हुए जुडिशरी की जो एक हिस्ट्री है, ये जिस लिहाज से ये डिसीजंस लेती हैं, ट्रिब्यूनल केसेस वगैरह डिसीजन लेती है, इनमें सालों गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, यानी कि आपकी जमात भी तैयार है नए इलेक्शंस में। मुझे बात पूरी कर लेने दें, ठीक है, वो गुजर जाते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं उसके हक में हूँगा, हाँ मैं चाहूँगा वो जल्दी हो जाए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो मौलाना साहब का ये मुतालबा है, ये 100% बिल्कुल ठीक मुतालबा है। नहीं सर, आपका नहीं, अब सुन ले, अब मैं आगे मैं आप में जमात नहीं, मैं अपने कायद की बात करने लगा हूं, इमरान खान की। इमरान खान ने बहुत पहले कह दिया था कि ये सारे गलत इलेक्शंस हुए, दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए, ये उनके अल्फाज हैं, दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए। और आप देख लोगे आजकल में ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये भी मोस्ट प्रॉब्ली इनको भी मौलाना साहब की इस बात के साथ खड़े होना चाहिए। कामरान साहब, क्या ये जिसको कहते हैं ना वो कॉमन मिनिमम एजेंडा हो सकता है जिस पे आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ कोऑपरेट कर लें एक दूसरे से? मेरी जो अपनी चाहत है, वो चाहत ये है कि आप किसी इस एक बात पे जो है ना वो स्टैंड ना करिए, बल्कि आप एक पैकेज डील करिए। क्योंकि ये सिर्फ किसी गवर्नमेंट को हटाना, किसी पार्टी को निकालना जो है ना, वो हमने एक तजर्बा करके देख लिया, और उसमें जो है वो बहुत बड़ा किरदार JUI का रहा। बाकी दोस्त जो है वो तकरीर करने के लिए आया करते थे। तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि इस तरह से जो है ना वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, हमको कोई बात आगे लेके जानी चाहिए। जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जैसे जो है ना वो आप जो है ना मईशत के हवाले से किसी एग्रीमेंट में आ सकते हैं, अगले इलेक्शंस के हवाले से कुछ चीज़ें तय कर सकते हैं। तो जब चीज़ें जब तक जो है ना वो उसको जो है ना आप कोई शक्ल नहीं देंगे, एक मुकम्मल शक्ल नहीं देंगे, फिर आगे जाके कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन आएगा। तो फिर आपको यहाँ पे कामरान साहब, वेरी क्विकली मुझे ये बताइएगा सर कि ये आपके ख्याल में अगले दो तीन महीनों में क्या आप और PTI किसी ऐसे मौके पे पहुंच सकते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी?
यकीनन पहुंच सकते हैं हम, और थोड़ा सा टाइम जो अगर हम दे रहे हैं, हम शायद अभी तक जो है ना मैदान में आ चुके हैं, मगर मौसम की शिद्दत की वजह से हम अपने वर्कर को थकाना भी नहीं चाहते, तो थोड़ा सा टाइम जो है ना वो हम उसके लिए मजीद करेंगे, ताकि जो है ना जब मौसम ज़्यादा बेहतर हो जाए तो फिर हम आसानी के साथ जो है चीज़ों को आगे लेके चल सकें। बिल्कुल सही। हुमायूं साहब, क्या आप लोग भी मौसम के बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं? मेरे नहीं ख्याल के पाकिस्तान तरीके इवेंचुअली तो आपने सड़कों पे ही आना है, जो कामरान साहब बात करें उससे भी यही लग रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग मौसम की वजह से वो हुए, लेकिन मैं यहाँ पे इन पर्सन मेरी अपनी राय के लिहाज से मैं इन पर्सन जो कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ये एजेंडा नहीं होना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट गिराएं। देखें, वो गवर्नमेंट जैसे मौलाना साहब ने कहा है, वो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ही नहीं ना। वो तो इस तरह है कि मेरे साथ यहाँ कुर्सी पड़ी हो, मैं उसके ऊपर अपना ये मोबाइल रख दूं कि कोई और आके कर ले। आपके वर्कर्स का बड़ा प्रेशर है, आपकी जो लोग भी एक दूसरे से, जुनैद अकबर साहब, शांदाना साहिबा, आपकी तो पार्टी में लड़ाई हुई है इस वजह से। उनमें डिफरेंसेस है, लड़ाई नहीं है। मैं शांदाना साहिबा से मैं मिल भी चुका हूँ और सारा है। जुनैद साहब को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हाँ, डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस है। देखिए, इससे है कि कोर कमेटी छोड़ने की जो वजूहात में से एक वजह यह है कि जिस तरीके से उनके अंदर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, प्रॉब्ली वो ये समझते हैं कि वो बर्डन शायद वो ना ले सके, जिस लिहाज से दरमियान में मतलब एक कह रहा है कुछ और कह रहा है, उस लिहाज से जरा वो है। लेकिन उसको छोड़ दे, मैं इस बात पे आता हूँ। मैं समझता हूँ 30 सेकंड्स लेफ्ट। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा एजेंडा होना चाहिए, जिस पे हमें इकट्ठे और लॉन्ग टर्म आना चाहिए, वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन का ये जो बायस्ड रोल है, इस बायस्ड रोल को रोकने के लिए जब भी धांधली हुई है, चाहे वो 2018, 13, 8 जब भी कर ले, रोल इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उस रोल को खत्म करना हमें पड़ेगा, ताकि इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पे या किसी के लिए या अपनी वजह से धांधली ना करे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बजट और तनख्वाहदार तबका। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बजट का। बजट प्रेजेंट हो गया, उसके ऊपर बहस भी हुई और उसके बाद वो जितनी तेज़ी से प्रेजेंट हुआ उतनी तेज़ी से पास भी हो गया। तनकीद बहुत हो रही है और सबसे ज़्यादा तनकीद इस बात पर हो रही है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर कितना बोझ इस मुल्क की हुकूमतें डाल सकती हैं। ये भी बजट इससे कोई मुख्तलिफ नहीं था। हालत तो अब यहाँ पहुँच चुकी है कि मुख्तलिफ निजी इदारों में जो मुलाजमत करने वाले लोग कुछ हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर एक सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान बनाई है और इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर एक ख़त भी भेज दिया है। पता नहीं उस ख़त का कोई असर होता है कि नहीं, मगर बहस तो बहुत चल रही है कि, और अब पहले अगर कभी ये सवाल नहीं उठाया जाता था तो अब बार बार उठाया जा रहा है कि तनख्वाहदार तबके पर कितना बोझ आप डालेंगे और इसका मकसद क्या है। मकसद माशरे के लिए क्या है या माशरे के मुस्तक़बिल के लिए क्या है, और इससे किस हद तक जो है जो एक रिफ़ॉर्म करना था या रिस्ट्रक्चर करना था मईशत को, उस पर फ़र्क पड़ेगा। तनकीद कुछ सियासतदानों से भी हो रही है। जो नई एक सियासी जमात अवाम पाकिस्तान जो लॉन्च होनी है इस महीने, उनके रहनुमाओं ने भी आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबसे ज़्यादा उन्होंने गुफ्तगू इस बात पे की। उन्होंने कहा कि ये बदतरीन बजट है और ख़ास तौर पे जो उन्होंने ज़िक्र किया कि जो बोझ है वो तनख्वाहदार तबके पर डाला गया है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान साहब, हमारे कॉलीग हैं, चीफ रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज़, और हमें ज्वाइन किया अली खिज़र साहब ने, सहाफ़ी हैं, बिज़नेस रिकॉर्डर से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सनाउल्लाह साहब, सर, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज, ये ज़रा हमें समझाएं कि सिर्फ परसेंटेज ही बढ़ा देते, सरचार्ज लगाने की क्या तुक है? देखिए, ये तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि, क्योंकि जब 12 जून को बजट अनाउंस किया तो ये सरचार्ज नहीं था और 12 जून में जो ये लिमिट थी उसके ऊपर सिर्फ 35% था, वो जो हाईएस्ट स्लैब था जी। और ये हाईएस्ट स्लैब कहाँ से शुरू होता है?
ये तो 6 लाख से 6 लाख एक पे आता है तो फिर वहां से शुरू हो जाता है। ठीक। 6 लाख तक यानी कि इस exemption। मुल्क में जो 6 लाख जिसकी तनख्वाह है साल वो में साल की साल। 50,000 रुपए मंथली, अच्छा उस पर टैक्स लागू नहीं होता, इनकम टैक्स। हाँ। 6 लाख से वो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है। और जो हाईएस्ट स्लैब है वो 35% था, लेकिन क्योंकि इन्होंने बाद में IMF से रब्ता किया और इन्होंने कहा कि हमें कुछ 12 जून के बाद तनकीद बहुत हुई, कुछ चीज़ों में हमें रिलीफ चाहिए, तो उन्होंने कहा पहले तो ये बताओ आपने किया क्या क्या है। तो वो बताया तो इन्होंने कहा नहीं ये चीज़ें तो आपने की नहीं। तो फिर इन्होंने जब अप्रूव किया तो 200 अरब रुपए से ऊपर का नए टैक्सेशन आए, जिसमें आपके टिकट्स पर FED आई, वो तो सिर्फ पहले भी थी गालबन। नहीं पहले नहीं थी, ये बाद में आई है। ये तो अमेंडेड जो फाइनेंस बिल आया है ना, जिस दिन पास हुआ है 2 रोज़ पहले, उस दिन ये अमेंडेड सारी चीज़ें थी और उसमें ये सरचार्ज भी आ गया, बाकी बहुत सारी चीज़ें आ गई। तकरीबन मोर देन 200 बिलियन का एडिशनल इन्होंने डाला है। तो आप उससे अंदाज़ा कर लें। और ये अब बल्कि जिन मुल्कों में ये है 45 या 50% आपकी आमदन अगर वो आधी ले लेती है हुकूमत, तो आपकी पैदाइश से मरने तक की हर जिम्मेदारी फिर हुकूमत उठाती है। तो यहाँ लोग देने को तैयार हैं, लेकिन आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं। और जब आप इतने हाइपर किस्म की टैक्सेशन की है तो उसका कुछ बेनिफिट मुल्क को होना चाहिए था। वहीं पे आपका 8,500 अरब पे आपका बजट डेफिसिट खड़ा है। आज भी आपने 8,500 अरब रुपए लेकर, आपने कर्ज लेकर ये आपने पूरा साल गुजारना है। ये तो अभी एस्टिमेट है, ये इससे ऊपर भी जा सकता है। बिल्कुल सही। तो फिर फायदा क्या इतनी हाइपर आपकी टैक्सेशन का। आप वो मैं बार बार वो बात कहता हूँ जो आज खाकान अब्बासी साहब ने भी कही कि आप भाई अपने एक्सपेंडिचर, आपका यहाँ रेवेन्यू का इशू नहीं है इस मुल्क में, इस मुल्क में इशू है एक्सपेंडिचर का। आप अपने एक्सपेंडिचर कम करें भाई। वफाक को 18 अमेंडमेंट के बाद 50 वजारतों की ज़रूरत ही नहीं है, 4 वजारतों की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अली गजर साहब, सर आपने सनाउल्लाह साहब की बात सुनी। सर तनख्वाहदार तबके पे बोझ पहले भी ज़्यादा था, बट इस दफ़े तो कुछ गुफ्तगू भी ज़्यादा हो रही है। क्या सचमुच इस दफ़े टैक्सेस ज़्यादा हैं, लोग थक गए हैं, अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है? व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस डिबेट? देखिए जी, आपके सामने है कि पिछले 2 साल के अंदर जिस तरह की इन्फ्लेशन रही है और जिस तरह टैक्सेशन बढ़ाया गया है, और तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बिल्कुल आपकी जो है वो गिर गई है। और अब जो ये है उसके बाद इस साल था कि शायद कोई थोड़ी बेहतरी आए, कुछ आए। इन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, तनख्वाहदार के साथ बड़ा ओपनली कहते रहे और एंड में चुपके से उसके साथ करके। और आप सिर्फ ये नहीं देखें कि उस पर डायरेक्ट टैक्स पड़ा है, और सिर्फ तनख्वाहदार नहीं, आप देखें एक सर्टन क्लास है जो अर्बन मिडिल क्लास है आरफा, जिससे मैं और आप भी ताल्लुक रखते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में रहने वाले प्रोफेशनल्स जो सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, एंड सो फोर्थ, उनके ऊपर आपको पता है हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो है 49%, 50% की पड़ गई है। और तनख्वाहदार की स्लैब जो है वो कहते हैं कि 45 नहीं है, 38 है, 40 है। और फिर इसके बाद देखें ये लोग जिन चीजों को कंज्यूम करते हैं, अब जरा इस स्पेक्ट्रम को आप बढ़ाएं। आपके घर में अगर पैकेज दूध आता है, खुला दूध नहीं आता, क्योंकि आपके इलाके में खुले दूध की अवेलेबिलिटी एक अच्छी नहीं है, एक इंश्योर वो पैकेज मिल गया, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आता है उस कीमत बढ़ जाएगी। आज एक दूध की कंपनी ने 25% की अनाउंसमेंट भी कर दी है, वो टैक्सेस लगे हैं। फिर आप देखें कि अगर आपको कोई बीमारी है, आपको डायलिसिस कराते हैं, आपको ब्लड टेस्ट कराते हैं, आप किसी किस्म की भी कोई मेडिकल जो ट्रीटमेंट कराते हैं सर्विसेज, उस पर सेल्स टैक्स 18% आ गया है, और भी उस पर भी 20-25% का आएगा। आप मोबाइल फोन लेने जाते हैं वो 18% महंगा हो जाएगा, और भी इस तरह आप खोलते जाए चीजें, तो इतनी चीजें खुलेंगी कि जब आपका फिर बिजली तो आपको पता ही है उसके बारे में क्या कहना। तो ये जब आप अगले महीनों में जब टैक्सेशन के बाद डिस्पोजेबल इनकम के साथ चलेंगे तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी, लिटरली चीखें निकल जाएंगी, और इकोनॉमी और स्लो हो जाएगी, क्योंकि उनके पास खर्चने को कुछ होगा ही नहीं। ये सूरत हाल है और ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अनफॉर्चुनेटली कि आप फिर भी लड़ाई करते रहे एक्सपोर्टर्स के लिए, मिली नहीं आपको लड़ाई, आपने उनके लिए की। फिर आपने फर्टिलाइजर के लिए लड़ाई की, उस पे आपने बोला कि भाई ये मतलब ये पीपीपी हमें वोट नहीं डालेगी,
फिर और भी लोगों का नाम आता रहा, उन्होंने भी IMF के डेप्यूटी MD लेवल तक सिफारिश की, फिर फर्टिलाइजर को आपने छोड़ दिया। तो बिल्कुल आपने एक सर्टेन क्लास को हिट किया है। बिल्कुल सही सर, विल कम बैक टू दैट। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, अगर आप इजाजत दें यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक और होते हैं मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सनाउल्लाह खान साहब से और अली खिज़र साहब से, और हम उनसे बात करें जो बजट में इतना बोझ डाला गया तनख्वाहदार तबके पे। सनाउल्लाह साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उन्होंने बहुत तसल्ली देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम अब अगले 2-1 हफ्तों में ट्रेडर्स को टैक्स नेट में ले आएंगे, हम खर्चे भी कम कर लेंगे, अगले साल फिर बेहतर बजट बनेगा। तो क्या कर रहे हैं? मतलब कि मिफ्ता साहब के वो कदम की भी बड़ी तारीफ करते हैं जो उन्होंने टैक्स एक नॉमिनल सा लगाया था ट्रेडर्स पे, तो क्या हुकूमत स्टेप्स ले रही है उनको? ट्रेडर्स पे 2 हफ्ते बाद नहीं, आज से लागू हो गया उन्होंने कहा है, और जो रजिस्टर्ड हैं उन पर लागू हो गया, जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन पर मतलब नॉर्मल से ज़्यादा लगेगा, 2.5% या 3%। कैसे लगेगा सर? यही तो मैं वो तो मैन्युफैक्चरर से, आप जब मैन्युफैक्चरिंग होगी वहीं से लागू हो वो जाएगा। तो सर हम पे आएगा ना। तो जी बिल्कुल, ये जितने भी टैक्सेशन मैयर है अल्टीमेटली ये नहीं सर, उनकी वो इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, वो ट्रेडर्स इनकम से टैक्स भी आएगा तो वो भी आपने कंज्यूमर से लेना है, और पाकिस्तान में ये सर इनकम टैक्स कैसे कंज्यूमर से आप लेंगे? ट्रेडर वो का एडवांस में आपसे उसमें अपनी प्राइस में शामिल करते हैं ये। और अगर देख लें उसकी मिसाल जो दूध की है, दूध पे अगर 18% आया तो पहले अगर 220 रुपये था तो 18% उस पर लगाएं तो 40 रुपये इंक्रीज आता है। 70 रुपये से 100 रुपये किलो आज सुबह से कीमत बढ़ चुकी है। नहीं सर, वो तो GST है ना। GST ये इनकम टैक्स फिर दूसरे तरीके से ये परसेंटेज में आएगा ना, उसमें तो साइज के हिसाब से दुकान से लगा रहे हैं ना, वो कोई उसकी आमदन के हिसाब से तो नहीं लगाया जा रहा, और आमदन को असेस कैसे करेंगे वो? तो आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स फिर ये ट्रेडर से नहीं कलेक्ट नहीं, ट्रेडर से कलेक्ट करेंगे, उसका तरीका कार डिफरेंट होगा। अली खजर साहब, आपने सुनी बात? नाम वो इनकम टैक्स ही होगा, लेकिन वो एक लेवल से जब वसूल रिकवर किया जाएगा तो वो पास ऑन लाजमी होगा पब्लिक पर। अली साहब, आप इत्तेफाक करते हैं सनाउल्लाह साहब की बात से? मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूँ कि वो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने तो इतनी दफे दोहराई इस बात को कि हम टैक्स नेट में ट्रेडर्स को ला रहे हैं, मैंने तो यकीन कर लिया उनकी बात पे। अच्छा जी, मैं बताता हूँ। अभी जो ये सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, मैंने पूरी बात नहीं सुनी, बट मैंने जितनी सुनी है वो समझ रहा हूँ कि उन्होंने जो नॉन फाइलर्स रिटेलर्स हैं उनके ऊपर जो सप्लाई चेन के ऊपर है वो 1% का टैक्स था, वो 2.5% उन पे उन्होंने कर दिया है कि जितनी ट्रांजैक्शन होगी उसका 2.5% टैक्स होगा, और वो अगर कोई वो है तो बाद में वो एडजस्ट करा लेंगे। ठीक है जी। और इसके साथ उन्होंने जो है वो एक 4% को रिटेलर के ऊपर जो एडवांस सेल्स टैक्स वगैरह भी रखा हुआ है, इस तरह की चीजें हैं। अब ये जो चीजें हैं, जो नॉन फाइलर है वो पास ऑन कर देता है, वो कहता है भाई ये पास ऑन करो, और ये पहले भी पास ऑन होती थी। होता ये था कि जो चीज GST के एम्बेड में नहीं आती थी उस पे कुछ लगता ही नहीं था। अब जो है वो GST के एम्बेड में आ जाएंगी तो उससे जो वो चीजें हैं उनके साथ बड़ा मसला हो जाएगा, और वो पास ऑन होगी और फिर सारा जो है कंज्यूमर जो है उसको बेयर करेगा, इसलिए वो 25% इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको एक और भी बताता हूँ, अगर आप देखिए डॉक्टर के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा तो क्या डॉक्टर अपनी फी नहीं बढ़ाएगा? ठीक है जी। तो आप ये देखिएगा। तो सर ये टैक्स नेट कैसे वाइडन हो रहा है जिसकी हमें वो रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं? देखें अगर वो वाइडन करेंगे और अगर वो टैक्स कलेक्ट कर लेंगे और अगर अपने टारगेट्स मीट, देखें बात बड़ी सिंपल सी है। मिनिस्टर हमारे दोस्त भी हैं कुछ, वो तो ये कहते हैं कि जी ये तो हम करेंगे तो बात करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है कि आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया, अगर आप कर देंगे तो हम तालियां बिल्कुल आपके लिए बजाएंगे। इन्होंने 12.5 बिलियन का जो रेवेन्यू टारगेट किया है वो कभी भी नहीं मीट हो सकता इन बजट के साथ, इन नंबर के साथ। ठीक है, वो जो है कि जो बजट में मैयर्स है वो ऐड ही नहीं होता इसका, उसमें जैसे फॉर्म 45, 47 में नहीं ऐड होता, इस तरह ये मैयर्स उसमें ऐड नहीं होते हैं। तो ये अब अगर कल को ये कहते हैं कि जो ट्रेडर रिटेलर जो हैं, जो होलसेल से नेट से हैं, उनसे हम इनकम टैक्स निकलवा लेंगे तो टारगेट भी मीट हो जाएंगे और उनकी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन आज तक तो मैंने पिछले 30 सालों में 15-25 सालों में किसी को करते नहीं देखा। ये कर लेंगे तो बड़ी खुशी होगी मुझे, पर हिस्ट्री की बेस पे तो मैं यही कहूँगा कि शायद ये चीज़ नहीं हो पाएगी और उसी पे जूस निकलेगा जिसका ऑलरेडी निकल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारी नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।